सवाल ये है कि आज जो परिस्थितियां देश में बनी है, कोई भी ये कहेगा कि आप ठीक है, आप जहां पर हैं, लेकिन जो लोग बैठे हैं उनकी भी जान को कहीं ना कहीं एक खतरा तो बनता ही है कोविड के इस काल में, अगर वो आंदोलन करते हैं और आप लोग तमाम राजनीतिक पार्टियां समर्थन देती हैं। सुप्रिया जी, बात पूरी कीजिए। मैं इस बात का जवाब जरूर दूंगी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, इसका जवाब मैं बिल्कुल दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। 6,000 की बात होती है, चलिए ठीक है, आपकी बात मान भी ली जाए। इस देश में 14.5 करोड़ से ज्यादा किसान हैं। 6 करोड़ किसान क्यों वंचित रखे हैं आपने, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहती हूं कि 6,000 तो रुपए आप दे रहे हैं किसानों को, लेकिन जो कृषि का दाम आपने बढ़ा दिया है पर हेक्टेयर, 15,000 रुपए पर हेक्टेयर बढ़ा दिया है, उससे 2.5 लाख करोड़ तो आपने किसानों से ऑलरेडी वसूल कर लिया, चाहे वो जीएसटी पे हो, कीटनाशक दवाइयों पर, खादों पर, ट्रैक्टर पर, या डीजल के बढ़े हुए दाम हो, 90-100 के पार पेट्रोल है। इस तरह की बातें जब ये करते हैं तो लगता है कि इनके बाएं हाथ को इनके दाहिने का ही पता नहीं। अगर पता होता तो समझते खेती होती कैसे है और की कैसे जाती है। खेती के बारे में पता नहीं, आ जाएंगे यहाँ पर खेती का प्रवचन देने। खैर, आपने जो बात कही, मुद्दा आपका सही है, लेकिन मैं इसका जवाब जरूर दूंगी, और जवाब ये पूछ कर दूंगी, किसान वहां बैठने को क्यों मजबूर हुआ है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। किसान बैठने को इसलिए मजबूर हुआ क्योंकि चुनी हुई सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवाकर कीले गुड़वाई तार लगवा दिए वहां पर। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि किसने ऐसा किया, किसान को किसने बैठने के लिए मजबूर किया? किसानों को अप्रूवल तो चाहिए नहीं था, किसान तो आपसे आके बात करना चाहते थे, आपने किसान को वहां मजबूरन बिठाया। बड़ा दिल करिए, बात करिए, आप तो एक फोन कॉल दूर थे। आज क्या हुआ? आज उस फोन कॉल को छोड़ के 22 जनवरी के बाद एक मीटिंग नहीं हुई है किसानों से, तो पूछिए जरा कब होगी किसानों से बात? अरे इतना आंदोलन अगर किसी देश में किसी सरकार के नीचे होता है, सरकार के खिलाफ होता है संबित जी, तो जवाबदेही और जिम्मेदारी सरकार की होती है, उसको भी विपक्ष पर नहीं फोड़ सकते आप उसका ठीकरा। ये तो आपकी सरकार को ही मैनेज करना होगा। और फिर इसी के साथ उस सवाल का भी जवाब दीजिए। ये आरोप लगता है कि आपकी सरकार को आलोचना पसंद नहीं है, आप उसे दबा देते हैं, उसे स्वीकारते नहीं, और आपकी पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा ब्रिगेड लग जाती है उन आलोचना करने वालों को ही झूठा साबित करने में। समझिए अंजना जी, पहले किसानों का जवाब दूंगा और उसके बाद ये जो लोकतंत्र रोज रोज खतरे में आता है 2014 के बाद, उसका जवाब दे दूंगा। देखिए अंजना जी, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कुदाल और फावड़ा तो पता नहीं है, और आ जाते हैं किसानों के बारे में बात करने के लिए। किसके लिए कहा गया है वैसे समझ में तो आया नहीं मुझे, क्योंकि मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी तो कुदाल फावड़ा भी जानते हैं और किसानी क्या होती है वो जानते हैं। अब पता नहीं राहुल जी कुदाल फावड़ा का अगर चित्र भी बना के रख दे सामने में तो वो जान पाएंगे कि नहीं कुदाल कौन सा है, फावड़ा कौन सा है। खैर वो तो राहुल गांधी जानते हैं। अब देखिए, मैं बार बार किसानों को लेकर ये कह रहा हूं कि ये जो बम्पर उत्पाद हुआ है, ये बम्पर उत्पाद आंदोलनकारी किसानों ने नहीं किया है, ये बम्पर उत्पाद उन लोगों ने किया है जो वाकई जमीन पर है। और क्यों किया है? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है। क्या बेनिफिट मिला है? मैं एक उदाहरण देता हूं, इसको आप कंटेस्ट कर लीजिए। 2013-14 में जो कुल हमारा एग्रीकल्चरल बजट था वो कितना था? वो बजट था 21,933 करोड़ रुपया। इसको बढ़ा करके 21-22 में ये कितना बना? 1,23,017 करोड़। ये कुल मिलाकर के 5.5 गुना बढ़ाया गया है। ये छोटी रकम नहीं। फसल बीमा योजना, इसके बारे में तो बात होनी चाहिए बिल्कुल। फसल बीमा योजना अंजना जी, आप जानते हैं 6 करोड़ फार्मर जो हैं वो इस बीमा योजना से लाभान्वित हुए हैं। 64% इंक्रीज है ये 2014-15 से 2021-22 में। अभी 2021 में 64% बढ़ोतरी है। ठीक उसी प्रकार आप देखिए, कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 4.26 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित थी, अब वो बढ़कर के 11.58 लाख हेक्टेयर जमीन बनी है। बहुत सारे ऐसे एमएसपी 1.5 गुना बढ़ा। ये तो एमएस स्वामीनाथन जी ने खुद अपनी कमेटी के रिपोर्ट में कहा कि जो मैंने स्वप्न देखा था उस स्वप्न को साकार मोदी जी ने किया है। उन्होंने खुद टाइम्स ऑफ इंडिया में ये लिख के बताया है। अब आपके में लोकतंत्र जो हत्या हम कर रहे हैं और इनको बोलने की आजादी नहीं है अंजना जी। और किस प्रकार की आजादी चाहिए? आप बोलिए, क्या नहीं बोल चुके हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये तो खुद राहुल गांधी के प्रेजेंस में हो रहा था जेएनयू में। राहुल गांधी और विपक्ष के लोग, भारत तेरे टुकड़े होंगे। इससे बड़ी आजादी इनको क्या चाहिए? और तो और सर्जिल इमाम कह रहा था कि मैं तो जो है नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दूंगा, जो मुस्लिम है वो लोग आके अटैक कर दे चिकन नेक पे, उससे पूरा हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट और चाइना को फायदा मिलेगा। उसके समर्थन में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। सर्जिकल स्ट्राइक को ये लोग सर्जिकल कह देते हैं। ये लोग एयर स्ट्राइक पे विश्वास नहीं करते हैं।
अब कितनी मोदी जी को कोई ऐसी गाली, बिच्छू से लेके वायरस से लेके रेबीज का डॉग से लेकर, आप बता दीजिए कौन कौन सी गालियां नहीं दी गई है मोदी जी को? सारी गालियां दे दी गई हैं। अब क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं चाकू छुरी लाके हमें मारे क्या? ये आजादी चाहते हैं। और आप रोज डिबेट में देखिए हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं और इनके व्यवहार को देखिए। और अंत में देखिए, दूध भी नेहरू जी ने दिया और गेहूं भी नेहरू जी ने दिया, ये गलत बात है। आप लोग रिसर्च करिए, नेहरू जी के समय खाद्यान्न की परिस्थिति यह थी कि PL 480 के अंतर्गत हिंदुस्तान को, मुझे ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, हिंदुस्तान को गिड़गिड़ा करके खाद्यान्न बाहर से लाना पड़ता था। PL 480 इसके पूरे इस विषय में लोगों को जानना चाहिए कि खाद्यान्न नेहरू जी ने दिया, दूध नेहरू जी ने दिया। क्या मजाक बना के रखा हुआ है? इंसान है, भगवान नहीं है। और आप अगर लगता है कि मेरे आप भूल जाएंगे नेहरू जी से, तो मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं आरती की थाली लाकर इस पूरे डिबेट के बाद नेहरू जी की आरती भी कर दूंगा, कोई बात नहीं है।